नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल अमित साइंस स्टडी में। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आप लोग को जो डिस्कशन कराने वाला हूं, जो लूसेंट का सामान्य ज्ञान, जो दोस्तों स्पेशल बिहार दरोगा के लिए करा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले मैं सुबह आप लोग को जो आपको करंट अफेयर्स करा रहा हूं, जो स्पीडी का है, जो स्पीडी करंट अफेयर्स। ठीक है, ये जो है दोस्तों आप लोग को इतिहास कराऊँगा। ठीक है, इतिहास जो आप लोग को प्राचीन भारत इतिहास करा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम लोग एक ही वीडियो में प्राचीन भारत इतिहास को देख लेंगे। ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ से भारत का इतिहास। दोस्तों, इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप पे, दोनों पर मैं आप लोग को अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। किससे नाम से ज्ञात है? तो भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। भारत एक प्राचीन किसका नाम था? कबीले का नाम था। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिससे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे भारत में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना जाने लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। यह शब्द भी क्या है? शब्द फारसी जो हिंदू से बना है। फारसी जो किससे बना है? हिंदू से बना है। यूनानी भारत इसे इंद के आधार पर, अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे। अंग्रेज क्या कहने लगे? इंडिया कहने लगे। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती है। उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों को और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों को बहुमत है। ठीक है, नोट देखिएगा, भारत की जनसंख्या का निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों के मिश्रण से हुआ है वे इस प्रकार हैं: प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, पैलियो, ठीक है, मेडिटेरियन, आपका हो जाएगा काकेसायड, ठीक है, निग्रोयड और मंगोलायड। ठीक है, भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय इतिहास के अध्ययन के सुविधा के लिए कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो प्राचीन भारत जो हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में टोटल, ठीक है, मध्यकालीन भारत एवं आधुनिक भारत। ठीक है दोस्तों, देखिएगा, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस जो 1638 से 1707 AD को है। आगे देख लेते हैं। प्राचीन भारत इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारत इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी। भारत सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ का वेद है। भारत क्या है? सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ का वेद है, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्रौपदयान वेद व्यास को माना जाता है। वेद वसुधैव कुटुम्बकम, ठीक है, उनका उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य तथा अपौरुषीय मानती है। वेद 4 हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। इन 4 वेदों को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? तो संहिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद देखते हैं।
ऋग्वेद ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल 1028 सूक्त वाल्खील्य पाठ के 11 सूक्तों सहित एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वालों को क्या कहा जाता है? तो ऋषि कहा जाता है। ऋषि को क्या कहा जाता है? होत कहते हैं। इस वेद से आर्य के राजनीतिक, प्राणी, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को सम्मानित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ठीक है। इसके 9वें मंडल में क्या है? सोम देवता का उल्लेख है। इसके 8वें मंडल में हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋचाओं का क्या कहा जाता है? खील कहा जाता है। चातुर्वर्ण्य समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। आगे देख लेते हैं। देखिएगा नोट। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। ईसा पूर्व एवं ईस्वी देख लेते हैं। वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह का जन्म वर्ष कपिलवत कल्पत पर आधारित है। ईसा मसीह का जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व BC बिफोर द बर्थ ऑफ द जेसुस क्रिस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व के वर्ष की गिनती उल्टी दिशा में होती थी। क्या होती थी? ईसा पूर्व की गिनती उल्टी दिशा में होती। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म एवं 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह का जन्म तिथि से आरंभ हुआ, सन ईसवी सन कहलाने लगा। ईसा मसीह के जन्म से क्या होने लगा? जन्म का जो तिथि ईसवी कहलाने लगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है ईसवी को। ठीक है, ई को लैटिन भाषा में एडी में भी लिखा जाता है। एडी यानी एन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्रिस्ट। तो देख लेते हैं विशिष्ट आर्थिक स्थिति में प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 में तैयार किया। इस पुस्तक के 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित है। इसमें भारत को स्वेच्छाचारी शासक वाला देश कहा गया है, जिससे ब्रिटिश शासन की स्थापना से पहले कभी राजनीतिक एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है कि वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। वामन अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। नोट: प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आगे देख लेते हैं। स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को
अध्ययवायु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। इसमें बलिदान विधि का वर्णन है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचाओं मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को उदार्त कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्ति हैं जो प्रायः ऋग्वेद से लिए गए हैं। किससे लिए गए हैं? ऋग्वेद से। इसे भारत का संगीत का जनक भी कहा जाता है सामवेद को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा नोट। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। ठीक है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुल मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है। औषधियों का उल्लेख सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्य के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उत्पत्ति, व्यापारिक मार्गों का गहन खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीतों, राजभक्ति, राज का चुनाव, बहुत ही वनस्पतियों एवं औषधियों, साफ वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया गया है। कुछ मंत्रों में जादू टोने का भी वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में परिचित में गुरुओं का राजा कहा गया है। किसको कहा जाता है? अथर्ववेद को गुरुओं का राजा कहा गया है। ठीक है, तथा गुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। वेदों की भी कई शाखाएं हैं जो वैदिक अध्ययन और व्याख्या से जुड़े विभिन्न दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करती है। शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। यजुर्वेद को शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद 2 शाखाओं में बांटा गया है। कौन कौन? तो आपको हो जाएगा मध्य निदन और काण्डव्य। शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजसेय संहिता की शाखाएं। आगे बढ़ते हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, कनिष्ठल और मंत्र्याणी और तैत्तिरीय है। कैथुमेय, राणायनीय एवं जमीनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं। ठीक है, आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नोट देखिएगा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद एवं सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद हो जाएगा। सबसे प्राचीन वगैरह बोलेगा ऋग, बाद वाला अथर्ववेद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिएगा ब्राह्मण, आरण्यक तथा उपनिषद। संहिता के पश्चात ब्राह्मणों, आरण्यकों तथा उपनिषदों का स्थान है। इससे उत्तर वैदिक कालीन समाज एवं संस्कृति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने के लिए गद्य में लिखे गए हैं। प्रत्येक संहिता के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ जिसे सारणी में दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद जो आपको हो जाएगा ब्राह्मण ग्रंथ में ऐतरेय का कौशिक की। ठीक है, यजुर्वेद हो जाएगा
तैत्तिरीय व शतपथ हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा, पंचविश, अथर्ववेद हो जाएगा, गोपथ। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें परिचित के बाद और बिंबिसार के पूर्व की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। ऐतरेय में राज्याभिषेक के नियम एवं कुछ प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। शतपथ में गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदेह आदि राजाओं का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैदिक संहिता में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। आर्कण्य में यज्ञ से जुड़े कर्मकांडों की दार्शनिक और प्रतीकात्मक अभिव्यक्त है। ठीक है, उपनिषद की संख्या 108 है, जिनमें 13 को मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है। इनमें यज्ञ से जुड़े दार्शनिक विचार, शरीर, ब्रह्मांड, आत्मा तथा ब्रह्मा की व्याख्या की गई है। स्त्री की सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति को मैत्रेयी संहिता से प्राप्त होती है, जिसे जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का उल्लेख मिलता है। आगे देख लेते हैं। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनुस्मृति मानी गई है। कौन? मनुस्मृति मानी गई है। यह शुंग काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय में जानकारी प्रदान करता है। आगे बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स। वेदांग एवं सूत्र देखिए, वेदांग को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांग की रचना हुई है। ये है शिक्षा, शूद्र, उच्चारण, शास्त्र, कल्प, कर्म, कांड्य, विधि, निरुक्त शब्दों की व्युत्पत्ति का शास्त्र, व्याकरण, छंद व ज्योतिष। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैदिक साहित्य को अशोषणीय बनाए रखने के लिए सूत्र सहित का प्रणयन किया गया है। शीतगृह तथा धर्मसूत्र, ठीक है, के अध्ययन से यह यज्ञ विधि विधानों, कर्म कांडों तथा राजनीतिक विधि एवं व्यापार से संबंधित महत्वपूर्ण बातें ज्ञात करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। प्रमुख सूत्रकारों में गौतम, बौधायन, अपरंभ, वशिष्ठ आदि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे PDF थोड़ा धुंधला हो गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फिर सूत्रों में गौतम धर्म सूत्र के सबसे प्राचीन माना गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा। पुराण देखिएगा। भारत में ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण से मिलता है। इसकी रचयिता लोमहर्षि अथवा इसके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। इसकी संख्या 18 होती है, जिससे केवल 5 मत्स्य, वायु पुराण, वायु, विष्णु, ब्रह्मा एवं भागवत में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिर में किया करते थे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अग्नि पुराण का काफ़ी महत्व है, जिसमें से राजतंत्र के साथ साथ कृषि संबंधित विवरण भी दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं। देखिएगा दोस्तों, बौद्ध, जैन एवं अन्य सहित, ठीक है, जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ वर्णित है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन, कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उसके संबंधों का विवरण मिलता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देखिएगा।
अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त हैं। यह 15 अधिकरणों एवं 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अनुवादक शास्त्रीय संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हड़ के द्वारा किया गया है। कल्हड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी राजाओं की नदी है। इस ग्रंथ में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संख्या दी गई है। इसमें प्रारंभ से केवल 12वीं सदी तक के कश्मीर के शासकों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचानामा लेखक अली अहमद में सुरक्षित है। अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक के लेखक पाणिनि है। ठीक है, इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। नोट देखते हैं। अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, कात्यायन की गामी साहित्य एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यौन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इनके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। यूनानी रोमन लेखक आपका हो जाएगा टेसियस। यह ईरान का राजवैद्य था। भारत से संबंधित इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, देख लेते हैं। हेरोडोटस, इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस ईरान से संबंध का वर्णन किया, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। सिकंदर के साथ आने वाला लेखकों में निरियाकस, अनेसिक्टस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय है। मेगास्थनीज या सेलुकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। आगे देख रहे हैं। डायमेकस, यह सीरियन नरेश अनितियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग संबंधित है। आगे देख लेते हैं। डायोनिसियस, यह मिस्र नरेश टालमी फिलेडेल्फ का राजदूत था, जो अशोक के राज दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। टालमी, इसने 2री शताब्दी में भारत का भूगोल नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी, इसने 1st शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशु, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। आगे देख लेते हैं। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रेयन सी, इस पुस्तक के लेखक के बारे में जानकारी नहीं है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। चीनी लेखक देखते हैं। फहियान, यह चीनी यात्री गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया था। किसके संस्कृति के बारे में वर्णन किया था? इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्धि बताया। ठीक है, 14 वर्ष तक भारत में रहा। कितने वर्ष तक रहा था? 14 वर्ष तक। ठीक रहा। संयुगन, जो यह 518 ईस्वी में भारत आया, इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। आगे बढ़ते हैं। हेनसांग, यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। हेनसांग ने 629
1938 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारत राज्य कपिसा पहुंचा। भारत में 15 वर्ष तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा बाहर से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। क्या करने के लिए? ग्रंथ को एकत्रित कर ले जाने के लिए आया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका भ्रमण वृत्तांत CU के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। कितना देशों का? 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमा का भी पूजन किया था। आगे देख लेते हैं। नोट: ह्वेनसांग का अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। आगे देख लेते हैं। इतिसंग: यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। आगे देख लेते हैं। अरबी लेखक अल-बरूनी: यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है, अल-बरूनी जो ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहक़ीक़-ए-हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र विज्ञान। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आदि विषयों के आधार पर 80 अभ्यार्थियों में विभाजित है। इसमें राजपूतकालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। इब्न बतूता इसके द्वारा अरब भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है। ठीक है, 14वीं शताब्दी में भारत उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारी देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। आगे बढ़ते हैं। अन्य लेखक देख लेते हैं। तारानाथ यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। ठीक है, भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह सर अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बेगाज को एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। ठीक है, मध्य भारत में भगवान धर्म विकसित होने का प्रमाण इवन राजदूत होलियोडोरस के वेशनगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम भारतीय वर्ष का जिक्र हाथी गुफा अभिलेख में है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौहगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का उल्लेख
भी उल्लेख है, ठीक है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुंड आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरण अभिलेख शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है, ठीक है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास इसके अभिलेख के आधार पर लिया गया है, ठीक है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मदसौर अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीरी नौपाषाणिक पूरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास गड्ढा का घर साक्ष्य मिला है। इसमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। यहाँ मनुष्य के साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। प्राचीनतम सिक्के को आहत का सिक्का कहा जाता है। इसी को साहित्य में कांस्यक कहा गया। सर्वप्रथम सिक्के पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। कौन? यवन शासकों ने किया था, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण अभिलेख। इसका जो शासक हो जाएगा हाथी गुफा अभिलेख तिथि रहित आपका हो जाएगा कलिंगराज खारवेल हो जाएगा, ठीक है। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख हो जाएगा रुद्र दामन हो जाएगा। नासिक अभिलेख हो जाएगा गौतमी बालश्री। प्रयाग स्तंभलेख हो जाएगा समुद्रगुप्त, ठीक है। एहोल अभिलेख हो जाएगा आपको पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख हो जाएगा आपको मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख हो जाएगा प्रतिहार नरेश भोज। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख हो जाएगा स्कंद गुप्त हो जाएगा, ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख हो जाएगा आपको बंगाल शासक विजय सेन हो जाएगा। नोट देखते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अरिकमेणु पंडुचेरी के निकट से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। नोट देखते हैं। सबसे पहले भारत से संबंध वर्मा स्वर्ण भूमि वर्तमान में म्यांमार मलाय स्वर्ण द्वीप कंबोडिया कंबोज और राजा यह द्वीप से स्थापित हुए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर भारत के मंदिरों की कला की शैली नगर शैली एवं दक्षिण भारत की मंदिरों की कला को आपको द्रविड़ शैली कहलाती है, ठीक है। द्रविड़ापथ के मंदिर का निर्माण नागर शैली और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः इसे वेसर शैली कहलाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स। पंचायतन शब्द मंदिर रचना शैली से संबंधित हिंदू मंदिर तथा पंचायतन शैली कहलाता है। जब मुख्य मंदिर 4 सहायक मंदिरों से घिरा होता है तो पंचायतन मंदिर का उदाहरण है कंदरिया महादेव मंदिर। खजुराहो आपको हो जाएगा बृहस्पति मंदिर भुवनेश्वर। लक्ष्मण मंदिर खजुराहो। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। दशा अवतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश। गोडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ से देखिएगा दोस्तों जो दूसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो आपको